नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और काफ़ी हद तक आप उससे अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज के समय में फैशन का दौर चल रहा है। परफ्यूम, डियो और बहुत सारा ऐसा मेकअप का सामान लड़कियां अपने शरीर पर लगाकर चलती है। अब देखो, वो उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो जैसे चाहें वैसे रहे, लेकिन अगर गांव के अंदर कोई लड़की अपने शरीर का श्रृंगार करके कहीं पर अकेली निकल जाती है तो उसके लिए यह बहुत भयावह हो सकता है। यूं समझ लीजिए कि उसकी जान तक जा सकती है। साथियों, शहरों में आप इस चीज पर यकीन करें या ना करें, लेकिन अगर गांव में रहने वाले हैं तो आप इन चीजों को अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं। गांव में अभी भी बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि परफ्यूम लगाकर मत निकलो, नहीं तो कोई चुड़ैल आ जाएगी, या फिर लड़कियों को कहा जाता है कि इतने नखरे करके बाजार मत जाना, नहीं तो कोई भूत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। अब हमें लगता है कि हमारे घर वाले हमसे मजाक कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज मैं जिस लड़की की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो हमारी एक रिश्तेदारी में ही आती है। हालांकि बड़ी दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन कभी कभार उनसे मिलना हो जाता है। तो उसके घर वालों ने मेरे को अपनी लड़की के बारे में पूरी कहानी बताई कि एक बार वो किसी फंक्शन में अपने रिश्तेदार के गए थे और वहां पर उनकी लड़की एक ऐसे भयानक प्रेत के जाल में फंस चुकी थी जहां से उसका निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो उस लड़की का नाम महिमा था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन उसकी माँ के रिश्तेदार बंगाल और झारखंड में रहते थे। महिमा अपनी ननिहाल में केवल बंगाल ही गई थी। झारखंड जाना अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि उसके कुछ रिश्तेदार झारखंड में बहुत छोटे से गांव में रहते थे और वहां जाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। 2-3 बस बदलनी पड़ती थी, फिर काफी लंबा पैदल का रास्ता तय करना होता था। ऑटो वगैरह तो अब चल पड़े हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब जब परिवहन के इतने साधन आ गए तो झारखंड के उस छोटे से गांव में जाना भी आसान हो गया था। जिस समय महिमा की उम्र 21 साल थी, महिमा को अपने झारखंड के रिश्तेदारों से मिलने का मौका भी मिला। वह जगह थी झारखंड के दुमका जिले में एक छोटा सा गांव जोगीखोप। गर्मियों का मौसम था। जोगीखोप गांव में महिमा के दूर के मामा की शादी थी। वास्तव में महिमा की मम्मी के चहेरे भाई की शादी थी। महिमा के पिता एक सरकारी नौकर थे, इसीलिए उन्हें छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल था। महिमा के पिता ने महिमा, उसकी छोटी बहन आशी और उसकी मां को शादी के कुछ दिन पहले ही झारखंड के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया था। भले ही महिमा आज तक झारखंड ना गई हो, लेकिन उसकी मां के रिश्तेदार तो वहां रहते थे, इसलिए उसकी मां अपने बचपन में वहां जाया करती थी और वहां के किस्से कहानियां अपने बच्चों को सुनाती थी कि किस तरह से वहां पर डायन रहती हैं और वह क्या करती हैं। लोग सुनसान जगह पर नहीं जाते, जंगलों में अकेले नहीं जाते। यह कहानी सुनकर महिमा के मन में उस गांव की एक अलग ही छवि बनी हुई थी। हालांकि वह काफी एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वह पहली बार ऐसी जगह जाने वाली थी जहां पर भूत प्रेतों के किस्से कहानियां प्रचलित थे। महिमा की मां ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वहां जाकर ज्यादा फैशन न करे, ज्यादा खुशबू न लगाए, क्योंकि वो गांव है और वहां एक समय पर जादू टोना बहुत होता था और शायद आज भी होता होगा। अपनी मां के समझाने पर भी महिमा ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, शादी वाले दिन तो मेकअप कर सकती हूं ना? महिमा की मम्मी ने कहा, अगर सब करें तो कर लेना। गांव में कुंवारी लड़कियां ज्यादा बनठन के नहीं रहती हैं। महिमा सोचने लगी कि गांव में आज भी पुरानी ही सोच है। खैर, उसे गांव जाना अच्छा लगता था, क्योंकि वहां मिट्टी, पेड़ पौधे, खुला आसमान होता है, जबकि शहर में तो बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पक्की सड़क
और मोटर गाड़ियां ही देखने को मिलती हैं। झारखंड के जिस गांव की बात मैं कर रहा हूं, वहां जाने के लिए आज भी महिमा को एक ट्रेन, 2 बसें और फिर ऑटो करना पड़ता है। तब जाकर वो लोग 2 दिन में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचती है। महिमा और उसके परिवार के लिए सफर काफी थका देने वाला था। महिमा उस समय बहुत ज्यादा उत्सुक थी जब वो गांव में प्रवेश करने के लिए बस से उतरकर ऑटो करती है। बीच सड़क में उनका ऑटो चल रहा था और दोनों तरफ मिट्टी के घर बने हुए था। घर के पीछे खेत और जंगल ही जंगल थे। महिमा हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए चल रही थी। महिमा हर एक घर को ध्यान से देखते हुए जा रही थी। उसे वहां अजीब एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हालांकि समय दोपहर का था और सभी अपने अपने घरों में थे। बाहर केवल कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो भी कहीं कहीं पर। महिमा इधर उधर देखने में इतना खो गई थी कि उसे ये भी पता नहीं चला कि ऑटो के सभी लोग उतर चुके हैं। उसके मामा के घर के सामने ठीक एक घर था। उस घर में एक औरत रहती थी। महिमा उसी घर की तरफ देखे जा रही थी। तभी महिमा की छोटी बहन आशी ने महिमा का ध्यान तोड़ा। दीदी उतरो, घर आ गया। आशी की आवाज सुनकर महिमा की तंद्रा भंग हुई और उसने अपने परिवार की तरफ देखा। वे सभी लोग उसके मामा के घर के आंगन में गए। महिमा के बड़े मामा की पत्नी कुसुम ने इन सभी मेहमानों के पैर धुलाए और फिर अंदर प्रवेश कराया। क्योंकि ये लोग काफी थक चुके थे, इसीलिए खाना वगैरह खाकर सब सो गए। जब उठे तो शाम हो चुकी थी। महिमा को भूख लग रही थी। वो अपनी नानी के पास रसोई घर में गई। रसोई घर मुख्य दरवाजे में घुसते ही था और उसमें एक छोटी सी खिड़की भी थी जिससे बाहर का नजारा साफ दिखाई देता था। यहां भी महिमा बार बार सामने वाले घर को देख रही थी। महिमा के मामा का घर काफी बड़े एरिया में था। बीचों बीच 2-4 कमरे और बड़ा बरामदा था और काफी बड़ा आंगन भी था और पूरा घर एक व्यक्ति के कंधे तक की बाउंड्री से बंधा हुआ था। वह बाउंड्री लकड़ी की बाड़ से बंधी थी। ऐसा मानो कि घर काफी खुला हुआ था। अब क्योंकि गर्मी पड़ रही थी इसलिए शाम के वक्त भी काफी उमस हो रही थी। महिमा ने अपनी मां से कहा कि उसे नहाना है। कमरों के बराबर में ही खुली जगह में एक कुआं था और एक टॉयलेट, बाथरूम भी था। नल का कोई इंतजाम नहीं था क्योंकि वह इलाका पहाड़ी था और थोड़ा पिछड़ा हुआ था, इसीलिए अभी तक वहां पर इन सब चीजों की सुविधा नहीं थी। महिमा की मामी कुसुम ने कुएं से पानी भरकर बाथरूम में रख दिया और महिमा नहाने चली गई। बाथरूम में एक छोटा सा मोखला था जो कि पीछे खेत की तरफ खुलता था। महिमा जब नहा रही थी तो बार बार उस मोखले से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी अचानक उस बाथरूम में 2 मोटी मोटी छिपकलियां घुस आईं। इतनी बड़ी और मोटी छिपकलियां देखकर महिमा बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। वह अपनी जगह से हिली नहीं, बस चीखे जा रही थी। छिपकलियों की मोटी मोटी आंखें महिमा को घूर रही थी। महिमा को ऐसा लग रहा था जैसे ये छिपकलियां उस पर कूद पड़ेंगी। महिमा के चीखने की आवाज सुनकर घर के सब लोग बाथरूम की तरफ भागते हैं। महिमा की मां कहती हैं, महिमा बेटा क्या हुआ? महिमा डरते डरते कहती है, मम्मी यहां 2 छिपकली हैं। ये सुनकर बाहर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। महिमा की मामी हंसते हुए कहती हैं, अरे महिमा तुम इतना डरती हो? महिमा अब रोने लगती है। रोना सुनकर महिमा की मां कहती है, अरे तू रो मत, दरवाजा खोल। महिमा की मामी कुसुम सभी को वहां से भगा देती है और खुद महिमा की मां के साथ वहीं रुकती है। महिमा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और भागकर बाहर आती ही है कि वो दोनों छिपकलियां बिना देरी के उसी जगह पर कूदकर गिर जाती हैं जहां महिमा खड़ी थी। ये देखकर महिमा और जोर से चिल्लाने लगती है। महिमा चीखते हुए घर के अंदर चली जाती है और महिमा की मामी कुसुम उन छिपकलियों को भगा देती है। महिमा के मन में अभी भी छिपकलियों का डर था और घर के लोग बार बार ये सोच के हंस रहे थे कि महिमा 2 छिपकलियों को देखकर डर गई, क्योंकि उनके लिए वो आम बात थी। आसपास का इलाका जंगली था, इसीलिए छिपकलियां और कीड़े मकोड़े होना आम बात थी। महिमा के लिए यहाँ का पहला दिन काफी खराब था। शादी में अभी काफी दिन बाकी थे। घर में अन्य काफी मेहमान भी आए हुए थे। शादी की तैयारी चल रही थी। रोज किसी न किसी काम से घर के लोग मार्केट भी जाते थे।
ऐसे ही एक दिन घर के 2-4 लोग मार्केट जा रहे थे। उनमें महिमा की माँ भी थी। महिमा की मम्मी ने महिमा और आशी से भी मार्केट चलने को कहा, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। घर में महिमा के उम्र की 3-4 लड़कियां और भी थीं, लेकिन महिमा उनसे ठीक से बात नहीं कर पाती थी क्योंकि उनकी भाषा में थोड़ा फर्क था। जबकि महिमा को बस हिंदी भाषा ही आती थी, लेकिन काम की बात तो वो कर ही लेती थी और वहाँ के लोग हिंदी भाषा भी जानते थे। शाम के लगभग 4 बजे करीब घर की महिलाएं सामान खरीदने के लिए बाजार निकल जाती हैं। घर के आदमी तो अपने अपने कामों पर गए थे। इधर घर में लड़कियां रह गई थीं। महिमा भी काफी बोर हो रही थी। ये बात साथ की दूसरी लड़कियां नोट कर रही थी। अब उन सभी के लिए महिमा खास मेहमान थी, क्योंकि वह पहली बार यहाँ आई थी। इसलिए उनमें से एक लड़की, जिसका नाम रेखा था, उसने महिमा से कहा, चलो हम तुम्हें घुमाने ले चलें। महिमा भी बोर हो रही थी, इसीलिए वो रेखा के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। महिमा रेखा और पूनम नाम की लड़की के साथ घर से बाहर चली जाती हैं। वो दोनों लड़कियां महिमा को आसपास के खेत और जंगल दिखाती हैं। जब वे जंगल की ओर जा रही थीं, तभी एक आदमी ने कहीं दूर से उन दोनों को जंगल की ओर जाने के लिए मना किया। महिमा को तो कुछ समझ नहीं आया कि वह आदमी क्या बोला, क्योंकि भाषा अलग थी, लेकिन रेखा और पूनम समझ गई थी। उस आदमी ने कहा था कि वहां मत जाओ, उधर नक्सलियों का एरिया है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड के कुछ इलाके नक्सलवाद के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक जगह है शिकारीपाड़ा। यह दुमका जिले के अंदर ही आता है और इसी के अंदर जोगी खोपा नाम का वह गांव बसता है। वे दोनों लड़कियां उस आदमी की बात को अनदेखा करके हंसते हुए जंगल में चली गईं। महिमा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। रेखा और पूनम महिमा को जंगल के पेड़ों के बारे में बताने लगी कि ये किस किस के पेड़ हैं। जंगल में जगह जगह बड़े पत्थर भी पड़े थे। रास्ते थोड़े चढ़ावदार थे, कहीं घने तो कहीं खुले पेड़ थे। क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका था, इसीलिए यहाँ कहीं कहीं छोटे बड़े पत्थर भी थे। ये तीनों लड़कियां बातों में मग्न चले जा रही थी। अचानक महिमा का पैर किसी पत्थर से टकराया और वह लड़खड़ाते हुए रास्ते के किनारे पर गिर पड़ी। जब वह गिरी तो उसका सिर एक बड़े पत्थर पर जा लगा। महिमा के माथे से खून निकल रहा है। रेखा और पूनम महिमा को देखकर घबरा गई। उन्होंने जल्दी से महिमा को उठाया। खून का बहाव इतनी तेजी के साथ हुआ था कि पत्थर पर भी महिमा के सिर का खून लग गया था। रेखा और पूनम खून निकलता देख घबरा गई, लेकिन इससे भी ज्यादा वे तब घबराई जब उन्होंने उस पत्थर पर अजीबो-गरीब चिन्ह बने हुए देखे। साथ ही वहां पर सिंदूर पड़ा हुआ था और एक लाल कपड़े में बंधा हुआ कलश था। उसे देखकर रेखा और पूनम पीछे की ओर हट गई। महिमा यह देखकर थोड़ी आश्चर्यचकित थी कि वे दोनों इस तरह से डर क्यों गई। रेखा ने कहा, महिमा जल्दी खड़ी हो, यहां से चलो, जल्दी चलो। महिमा जल्दी से उठी और उनके साथ चलने लगी। रेखा ने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर महिमा के सिर के खून को साफ किया। उसके बाद वे लोग नदी की ओर चल पड़ी। जंगल में जाने के रास्ते से पहले ही नदी पड़ती थी। रेखा और पूनम ने महिमा के सिर को पानी से धोया और कुछ ही देर में खून का रुकना थोड़ा कम हुआ। महिमा, रेखा और पूनम वहां से अपने घर की ओर वापस आ गई थी। जब ये लोग घर वापस आए तब तक मार्केट से घर के लोग भी वापस आ चुके थे। महिमा के सिर पर लगी चोट देखकर महिमा की मम्मी घबरा गई, लेकिन महिमा ने उन्हें समझा दिया कि बस ऐसे ही खरोच लगी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। महिमा की मम्मी ने उसे समझाया कि वह इधर उधर घूमने ना जाए। यह नक्सलियों का इलाका है, यहाँ पर लड़कियों को पढ़कर उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसी बात पर महिमा की मामी कुसुम भी महिमा को समझाती हैं। हाँ महिमा, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही हैं। तुम यहाँ कहीं भी मत घूमना, क्योंकि तुम यहाँ के रास्ते नहीं जानती हो। अगर तुम इधर उधर गुम हो गई या किसी नक्सलवादी ने तुम्हें पकड़ लिया तो उनके चंगुल से निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा और यहाँ पर नए लोगों को ज्यादा शिकार बनाया जाता है। महिमा के साथ रेखा और पूनम को भी डांट पड़ी। उस रात महिमा को काफी तेज बुखार आया था। वह दर्द से कराह रही थी और अपने होश में भी नहीं थी। आधी रात में उसके मामा मामी, नाना नानी, उसकी मम्मी काफी परेशान थे।
उसके मामा पास के ही एक वैद्य को घर बुला लाए थे। उन्होंने भी दवाई दी, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ था। सारी रात महिमा की माँ महिमा के पास बैठी रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि इसकी तबीयत को ठीक कर दे। उन्हें लगा था कि सिर पर चोट लगने की वजह से बुखार आया है। अगले दिन महिमा होश में आई तो उसने उठकर खाना मांगा। उसे सही सलामत देख उसके सामने तुरंत खाना लाया गया और वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। उसका खाना देखकर उसकी मम्मी उससे बोली, महिमा बेटी, क्या हुआ? ज्यादा भूख लगी है क्या? आराम से खाओ, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। महिमा ने एक बार अपनी मम्मी की तरफ घूर कर देखा और वापस वैसे ही खाना खाने लग गई जैसे अभी खा रही थी, जल्दी जल्दी बेसब्रों की तरह। महिमा ने आज दूसरे दिनों के मुकाबले काफी सारा खाना खा लिया था। यह देखकर उसके घर वाले परेशान थे कि महिमा को आज अचानक क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। पूरा दिन कट गया। जब रात हुई तो महिमा को काफी गर्मी लग रही थी। उसने बाहर जाने की सोची। जब वह बाहर जा रही थी तो उसके मामा ने उसे टोका। उसके मामा ने कहा, महिमा, कहाँ जा रही हो? महिमा ने कहा, बस मामा, यहीं सामने टहल रही हूं, मुझे गर्मी लग रही है। मामा ने कहा, ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, बस घर के सामने ही टहलना। महिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वह घर के बाहर सड़क पर टहलने लगी। सड़क भी मिट्टी की ही थी और आमने सामने घर बने हुए थे। वह कुछ देर सड़क पर टहलती रही, फिर उसकी नजर अपने मामा के घर के ठीक सामने वाले घर पर पड़ी। महिमा को पता नहीं क्या हुआ कि वह उस घर की तरफ आकर्षित हुई। उस घर का दरवाजा खुला हुआ था। महिमा ने उस घर में कदम रखा। तभी उसे एक आवाज आई, आओ राजन आओ। यह आवाज सुनकर महिमा सीधे घर के अंदर चली गई। इधर महिमा की माँ उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी क्योंकि वो काफी देर से नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई किशोर से महिमा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बाहर गई है, मैं बुलाकर लाता हूं। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें महिमा कहीं नहीं दिखती। वो महिमा को काफी आवाज लगाते हैं और थोड़ा इधर उधर जाकर भी देखते हैं, लेकिन उन्हें महिमा नहीं दिखती। महिमा के मामा अब भागते हुए घर में आते हैं और कहते हैं, महिमा तो बाहर नहीं है, किसी के घर तो नहीं गई। महिमा की मां घड़ी में समय देखती है तो रात के 9 बज रहे थे। वह कहती हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वक्त वो भला किसके घर गई होगी? गांव में शाम ढलते ही खाना खा लिया जाता है और लोग जल्दी सो भी जाते हैं। महिमा के मामा के घर अभी तक सब लोग इसीलिए जाग रहे थे क्योंकि शादी नजदीक थी। शादी की तैयारियों के चलते लोग बिजी थे। महिमा के दोनों मामा इस समय महिमा को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो वह देखते हैं कि महिमा सड़क पर ही खड़ी है और घर की तरफ आ रही है। बड़े मामा पूछते हैं, महिमा, तुम कहाँ चली गई थी? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुमसे मना किया था ना कि इधर उधर मत जाना। महिमा कहती है, मामा, मैं तो यही थी। मामा कहते हैं, यही थी तो अभी तुम नजर क्यों नहीं आ रही थी? क्या भूत बन गई थी? चलो अब अंदर चलो, मम्मी ने भी समझाया था ना कि यहाँ इस तरह से अकेले घूमना सही नहीं है। महिमा अपने मामा को सॉरी कहती है और उनके साथ घर में आ जाती है। महिमा की माँ उसे एक बार फिर डांटती है। वह चुपचाप सुनती रहती है। इसके बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात का समय था। महिमा, उसकी माँ और उसकी बहन आशी एक कमरे में सो रहे थे। अचानक महिमा की आंखें खुलती हैं और वह अजीब तरह की आवाजें निकालने लगती है, जैसे उसे उल्टी आ रही हो। उसकी आवाज सुनकर महिमा की माँ की आंख खुल जाती है। महिमा लेटे लेटे ही अजीब सी आवाज निकाल रही थी। महिमा की मम्मी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर काफी भारी हो चुका था। वह उठ भी नहीं पा रही थी। महिमा की मम्मी तुरंत बाहर जाती है और अपने भाई को बुलाकर लाती है। उनका भाई भी महिमा को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बहुत भारी हो चुकी थी। अरे दीदी, इसे क्या हो गया? ये उठ क्यों नहीं रही है? कुछ ही देर में घर के ज्यादातर लोग उठ चुके थे। उन लोगों में महिमा के नाना जी भी थे। नाना ने जब महिमा की ऐसी हालत देखी तो वह तुरंत मंदिर घर में गए और वहां से एक पवित्र जल की छोटी सी लुटिया लेकर आए और महिमा के ऊपर उस पवित्र जल को छिड़का।
महिमा कुछ देर में शांत हो गई और बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे सो रही है। ये सब कुछ देखकर महिमा की मम्मी रोने लगी। वह घबरा कर बोली, चाचा जी, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? वो ये सब क्या कर रही थी? नाना जी कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, तू हिम्मत से कम ले। मुझे लगता है इस पर कुछ ऊपरी असर है, सुबह होने तक इंतजार कर। मैं एक ओझा को जानता हूं, महिमा को उसके पास लेकर चलेंगे। महिमा के मामा उस रात उनके साथ वहीं पर सो जाते हैं ताकि कभी महिमा दोबारा ये हरकत करे तो उसे हैंडल कर सके। वह रात गुजर जाती है और अगले दिन होते ही सुबह सब नाश्ता करते हैं। उसके बाद महिमा के नाना जी महिमा और उसकी मम्मी को लेकर पास के गांव के एक ओझा के पास जाते हैं। वह ओझा एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। जैसे ही महिमा के नाना जी झोपड़ी प्रवेश करते हैं, वैसे ही महिमा उल्टे पैर भागने लगती है। महिमा को पकड़ने के लिए उसकी माँ उसके पास आती है, लेकिन वह अपनी माँ से कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे घर वापस जाना है। अब महिमा के नाना जी भी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटा कुछ नहीं होगा, चलो हम हैं ना। वे दोनों महिमा को पकड़कर जबरदस्ती ओझा के पास ले जाते हैं। अंदर ओझा एक आसन पर बैठा हुआ कोई योग कर रहा था। वह महिमा को देखते ही पहचान जाता है कि इसके अंदर किसी आत्मा का वास है। वह महिमा के नाना जी और उसकी माँ को सामने बैठने का इशारा करता है। वे तीनों भी आसन पर बैठ जाते हैं। ओझा हल्की हल्की आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। उस मंत्र को सुनकर महिमा तेज तेज सांस लेने लगती है। उसकी ये हालत देखकर महिमा की मम्मी थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन ओझा उन्हें हाथ से इशारा करके शांत होने को कहता है। महिमा अभी भी तेज तेज सांस ले रही थी। अचानक महिमा अपने दोनों हाथ पीछे करती है और उल्टी होकर चलने लगती है। वो बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रही थी। ओझा समझ चुका था कि महिमा यहां से बाहर जाना चाहती है। ओझा जल्दी से अपने आसन से उठा और उसने महिमा को उसके बालों से पकड़ लिया और वापस उसके आसन पर बैठा दिया। महिमा अब भी अजीब आवाज निकालने लगी थी। ओझा के सामने एक कटोरे में अभिमंत्रित हल्दी थी। ओझा ने वो अभिमंत्रित हल्दी महिमा के सिर पर डाली और पूछा, कौन है तू? महिमा कुछ नहीं बोली। ओझा ने इस तरह 3-4 अभिमंत्रित हल्दी महिमा के सिर पर डाली तो महिमा बोली, नहीं बताऊंगा, जो करना है कर ले। इतना कहकर महिमा बेहोश हो गई। महिमा की मम्मी ने महिमा को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। फिर ओझा ने अपने पीतल के लोटे से थोड़ा सा पानी लिया और महिमा के सिर पर डाला, जिससे उसे एकदम होश आ गया। उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था। महिमा अपनी माँ से कराहती हुई बोली, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो ओझा बोला, महिमा। महिमा ने इस ओझा की तरफ देखा और उठकर सीधी बैठ गई। ओझा ने महिमा का हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओझा ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। फिर जल्दी से एक काला मोटा धागा लिया और महिमा की दाईं कलाई पर बांध दिया और कहा, इस धागे को मत खोलना। 8 दिन बाद पूर्णिमा के दिन इसे मेरे पास वापस लाना। इतना कहकर वे लोग वापस जाने लगते हैं। महिमा के नाना महिमा की माँ से कहते हैं, तुम बाहर रुको, मैं अभी आता हूँ। महिमा और उसकी माँ झोपड़ी के बाहर बैठ जाते हैं और नाना जी उस ओझा से पूछते हैं, बाबा, हमारी बच्ची को क्या हुआ है? क्या उस पर कोई ऊपरी साया है? ओझा कहता है, हाँ, उस पर किसी शक्तिशाली प्रेत का साया है जो काफी बलवान है और वह इतनी आसानी से तुम्हारी लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर इस समय मैंने तुम्हारी बेटी को बचाने का कोई भी प्रयास किया तो वह दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पूर्णिमा के दिन उसकी शक्ति कम होगी। हम इसका इलाज उसी दिन करेंगे। तब तक तुम महिमा का ख्याल रखना और हाँ, ध्यान रखना ज्यादा वो बाहर न जाए। उस पर नजर बनाए रखना। महिमा के नाना जी हाँ में सिर हिलाते हैं और हाथ जोड़कर वापस आ जाते हैं। नाना जी महिमा की माँ को भी समझाते हैं कि महिमा का ध्यान रखें, उसे इधर उधर ना जाने दे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी में अब केवल 3 ही दिन बाकी थे। महिमा के पिताजी भी उस रात गांव आ चुके थे। महिमा के पिताजी अपनी बेटी को गुमसुम सा देखकर उसकी हालत पर बहुत तरस खाते हैं और महिमा की माँ पर भी गुस्सा करते हैं, लेकिन इसमें उनकी भी क्या गलती थी? यह होने वाली बात थी।
घर में एक तरफ खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन महिमा की माँ और पापा का दिल खुशियों में नहीं लग रहा था। आखिरकार शादी वाला दिन भी आता है। महिमा की शारीरिक तकलीफ पहले से कम हो चुकी थी। उसके मामा की बारात जानी थी। सभी लड़कियां तैयार हो रही थी, सज संवर रही थी। महिमा भी तैयार हो रही थी। महिमा ने चूड़ियां पहनने के लिए उस काले धागे को अपने हाथ से उतार दिया जो ओझा ने उसके हाथ पर बांधा था, ताकि चूड़ियों की शोभा खराब ना हो जाए। महिमा की मां घर के दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने महिमा पर इतना ध्यान नहीं दिया। उस दिन महिमा के मामा जी की बारात खुशी खुशी गई और वापस भी आ गई। नई दुल्हन के आने पर रस्में रिवाज हो रहे थे। घर में काफी भीड़ थी। तभी महिमा की मां को महिमा का ध्यान आया कि महिमा कहीं नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी महिमा का पता नहीं था। कुछ ही देर में पूरे घर में ये बात फैल गई कि महिमा गायब है। अब महिमा के मामा जी और उसके पिताजी महिमा को आसपास ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ ही देर में पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी हांफते हुए महिमा के नाना के घर आया और उसने कहा, अरे, तुम्हारी देवती को मैंने काजल के घर से निकलता हुआ देखा और वो काजल के साथ जंगल की तरफ जा रही थी। जाओ, जल्दी से उसे पकड़ कर लाओ। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। महिमा के पापा और दोनों मामा महिमा को ढूंढने जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर महिमा की बड़ी मामी, उसकी नानी और महिमा की मां तीनों काजल के घर गए। काजल के घर में काजल के अलावा और कोई नहीं रहता था। वह अपने पति राजन के साथ रहती थी। राजन एक नक्सलवादी था जो कि पास के ही जंगलों और पहाड़ों में अपने साथियों के साथ रहता था। लेकिन कुछ महीने पहले ही काजल के पति की मौत हो चुकी थी। पुलिस को खबर मिली थी कि वह एक नक्सलवादी है और हाल फिलहाल में पुलिस की जीप पर जिसने हमला किया था वह काजल का पति राजन ही था। इसलिए पुलिस ने राजन को पकड़कर उसे काफी दर्दनाक मौत दी थी। इस बात की गवाही पूरा गांव देता है। न केवल पुलिस ने बल्कि गांव वालों ने भी राजन को यातनाएं दी थी, क्योंकि उसने कई गांव वालों को भी परेशान किया था। वह अपने कुछ साथियों के साथ आता था और किसी भी के घर में घुसकर लूटपाट करता था, इसलिए गांव वाले भी उससे परेशान थे। महिमा की मामी और नानी को उस समय हैरानी हुई जब उन्होंने काजल के घर में तंत्र मंत्र का बहुत सारा सामान देखा। नरकंकाल की खोपड़ी देखकर महिमा की मम्मी की तो चीख निकल गई। वे लोग वहां से जल्दी जल्दी अपने घर वापस आ गए और घर में आकर ये बातें बताईं। उस रात ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि काजल तंत्र मंत्र करती है और किशोर की भांजी गायब है। उसे काजल ले जा चुकी है। कुछ ही देर में पूरा गांव महिमा के नाना के घर मौजूद था। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। महिमा के मामा और पापा महिमा को जोर जोर से आवाज दे रहे थे। हालांकि काजल को उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन महिमा तो जैसे बेहोश थी। वह बस चले जा रही थी। आखिर में काजल महिमा को उसी पत्थर के पास ले जाती है जहां उसके सिर पर चोट लगी थी। काजल महिमा को उस पत्थर के सामने बैठने के लिए कहती है। वो उस पत्थर पर एक नई आकृति बनाती है, जैसे किसी देवी की आकृति हो। उसके बाद वह छोटे से मिट्टी के कुंडे में थोड़े से चावल और सिंदूर रखती है। इसके बाद वो उसी कुंडे में एक छोटा सा दीपक रखकर जला देती है और सामने रखे पत्थर की पूजा करने लगती है। असल में यह पत्थर नदी को और जंगल को पार करके था और उसके पास ही कोयले की खान भी थी, लेकिन महिमा के घर वाले महिमा को अपने घर के पास के जंगल में देख रहे थे। उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि काजल महिमा को इतनी दूर ले जाएगी। उन्होंने महिमा को काफी ढूंढा, लेकिन वो नदी पार करके दूसरी तरफ नहीं गए। वह नदी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं थी। पत्थरों से पानी निकल रहा था जो कि काफी निचले स्तर पर था, लेकिन उनके दिमाग ने काम ही नहीं किया कि नदी के पार जाकर काजल और महिमा को ढूंढे। वे इसी ओर से वापस आ गए। उन लोगों को खाली हाथ देख महिमा की मां बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। वो अपना आपा खो बैठी, क्योंकि अब तक वह काफी बर्दाश्त कर रही थी। उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी थी। वह अपने चाचा जी यानी कि महिमा के नाना से बोली, प्लीज मेरी बेटी को ले आओ, प्लीज मेरी बेटी को ले आओ। वह कहाँ चली गई?
महिमा की माँ बहुत बुरी तरह रो रही थी। तभी महिमा की मामी ने घर के आदमियों को काजल के तंत्र मंत्र की बात बताई। अब नाना जी को समझते हुए देर नहीं लगी कि काजल ने ही महिमा पर कुछ किया है, इसीलिए वह महिमा को अपने साथ लेकर जा रही थी। महिमा के नाना जी, मामा जी और पापा काजल के घर जाकर देखते हैं तो वे लोग भी हैरान रह जाते हैं। घर में जगह जगह तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हुआ था। कहीं हवन की लकड़ियां थीं और कुछ टूटे हुए नरकंकाल थे। केवल एक ही नरकंकाल ठीक था और जगह जगह दीपक रखे हुए थे। नाना जी ने अपने बेटे किशोर से कहा, जरूर ये सब इस काजल का ही किया कराया है। उसने जादू टोना किया है। हमें उस ओझा के पास तुरंत चलना चाहिए, इससे पहले कि वह हमारी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा दे। महिमा के पिताजी बोले, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पुलिस को खबर क्यों नहीं देते हैं? वो काजल और हमारी बेटी दोनों को ढूंढेंगी। महिमा के नाना कहते हैं, तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन इस समय मामला पुलिस का नहीं है। हमें पहले ओझा के पास जाना चाहिए। महिमा के पिताजी कहते हैं, अजीब लोग हैं आप। मुझे बताइए पुलिस स्टेशन कहाँ है? मैं अभी जाकर रिपोर्ट कराता हूं। नाना जी जानते थे कि शहर वाले भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते हैं और वह महिमा के पिताजी की स्थिति को समझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे जगदीश से कहा कि वह महिमा के पिताजी को पुलिस स्टेशन ले जाए और वहां पर उसके गुम होने की तहरीर दे दे। नाना जी अपने बड़े बेटे किशोर के साथ आधी रात में ही दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। उन्हें उस ओझा के पास पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। ओझा इतनी सुबह महिमा के नाना और मामा को देख समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत महिमा के मामा से पूछते हैं, क्या हुआ? इतनी सुबह कैसे? नाना जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा, हमारी बच्ची रात से गायब है। वो पड़ोस की औरत के साथ कहीं चली गई है। हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। आप ही हमारी मदद कीजिए बाबा जी। ओझा महिमा के नाना से पूछता है, मैंने जो काला धागा महिमा के हाथ पर बांधा था वह उसने उतारा तो नहीं था? इस पर नाना जी चुप हो जाते हैं क्योंकि वह नहीं जानते थे कि वह काला धागा महिमा ने अपने हाथ से उतारा था या नहीं। नाना जी के शांत रहने पर वह ओझा कहता है, मैंने वो धागा उसकी रक्षा के लिए दिया था। जब तक वो धागा उसके कलाई पर रहता तब तक उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। मुझे लगता है वह प्रेत उसके शरीर में फिर से प्रवेश कर चुका है। अब महिमा की जान को भी खतरा हो सकता है। आप लोग थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा कीजिए, मैं 10 मिनट में आता हूं। नाना जी और मामा जी झोपड़ी के बाहर ओझा का इंतजार करने लगे और ओझा अपने थैले में अपना सामान तैयार करने लगा। इसके बाद वे लोग महिमा के नाना के घर के लिए निकल गए। घर में अभी भी काफी भीड़ लगी हुई थी। ओझा को देखकर लोगों के मन शांत हुए। उधर महिमा के पिताजी और छोटे मामा पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर आ गए थे। पुलिस भी सुबह तक गांव में आ गई थी। पुलिस वाले गांव के लोगों से भी पूछताछ कर रही थी और उसने एक टुकड़ी जंगल की तरफ भी भेज दी थी। पुलिस वालों ने घर वालों से पूछा, तुम लोगों ने किस किस इलाके में उन लोगों को अच्छे से ढूंढा था? महिमा के मामा जी ने उन्हें सारे इलाके बता दिए जहां तक वे महिमा और काजल को ढूंढ कर आए थे। कुछ पुलिस वाले काजल के घर जाकर तलाशी करने लगे। उन्हें पता चला कि ये तो एक नक्सलवादी का घर है जिसे कुछ महीने पहले पुलिस वालों ने ही मारा था। पुलिस वाले भी इस बात को समझ चुके थे कि महिमा के गायब होने के पीछे काजल की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। हो सकता है वो अपने पति का बदला लेना चाहती हो। ओझा काजल के घर में जाना चाहता है लेकिन पुलिस वालों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। बाद में बड़े पुलिस अफसर के कहने पर ओझा नाना जी और मामा जी के साथ काजल के घर में दाखिल हो जाते हैं। वैसे तो पुलिस वाले इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन झारखंड जैसी जगह इन सब चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध रही है। पुलिस वाले भी ऐसे ही माहौल में पले बड़े हैं जहां इन चीजों पर बढ़ावा मिला था और ये चीज कहीं ना कहीं हकीकत थी। इसलिए उस पुलिस अफसर ने हालात को समझते हुए ओझा को अंदर जाने की इजाजत दे दी। ओझा ने जब उसके घर का हाल देखा तो वह समझ गया कि यह कोई आम तंत्र मंत्र नहीं कर रही थी। ओझा ने काजल के घर की मिट्टी समेटी, एक कटोरी में पानी लिया
और उस कटोरे में वह मिट्टी डाल दी। ओझा उस मिट्टी को गौर से देखता रहा। धीरे धीरे इसकी आंखें चौड़ी होने लगी। वह जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, चलो मेरे साथ चलो, मुझे पता है महिमा कहाँ है। काजल महिमा को लेकर कहाँ गई है। यह सुनकर नाना जी और मामा जी बहुत उत्सुक हो गए। वे जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जाने लगे। अब तक दोपहर हो चुकी थी। दूसरी ओर पुलिस की एक टुकड़ी आसपास के जंगल को अच्छी तरह से छांट चुकी थी। उन्हें महिमा या काजल में से कोई नहीं मिला था। वैसे भी वह एरिया काफी छोटा था। अब उनकी नजर बहती नदी पर पड़ती है और उसके पीछे के जंगल पर भी पड़ती है। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत महिमा को नदी के पार ले गई हो। तो दूसरा पुलिस वाला बोलता है, हाँ सही कह रहे हो, अब जब हम यहां तक आए हैं तो वहां चलकर भी देखते हैं। गर्मियों का मौसम था, दोपहर का वक्त था। तेज धूप में पुलिस वालों की हालत भी काफी खराब हो रही थी। फिर पहाड़ी इलाके में पत्थर काफी गर्म हो जाते हैं, जो और भी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। बीच बीच में कभी कभी हवा चल रही थी, जो कि राहत भी दे रही थी। इधर ओझा, नाना जी और मामा जी तेज चाल से चलते हुए नदी को पार कर रहे थे। जब तक पुलिस जंगल और नदी को पार करके उस पत्थर तक पहुंची जहां पर काजल महिमा को लेकर गई थी, तब तक वह ओझा भी वहां पर पहुंच चुका था। उस ओझा ने जल्दी से पुलिस वालों को वहां से हटाया और उस पत्थर को देखने लगा। ओझा बोला, वो यहीं आई थी। वे उस पत्थर को देखते हैं जो काफी चटका हुआ था। उस पर एक देवी जैसी कोई आकृति बनी हुई थी। सिंदूर, चावल और दीपक भी रखे हुए थे। पुलिस वाले भी समझ चुके थे कि ये टोने टोटके का कोई काम है और इसी के चलते उस औरत ने महिमा को गायब किया है। नाना जी कहते हैं, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है, कहाँ ढूंढोगे उसे? जंगल भी काफी घना है, कहीं वो हमारी बेटी के साथ कुछ गलत न कर दे। पुलिस वाले कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मिल जाएगी। हिम्मत से काम लीजिए। और इस ओझा को आप यहाँ क्यों लाए हैं? ये हमारे काम में बाधा डाल सकता है। पुलिस के ऐसा कहने पर ओझा पुलिस वालों को घचर कर देखता है। तभी नाना जी कहते हैं, अरे नहीं सर, आप गलत समय समझ रहे हैं। ये हमारी मदद करने के लिए ही यहाँ आए हैं और हमें यहाँ का पता किसी पुलिस वाले नहीं दिया, बल्कि यह अपनी शक्ति के जरिए ही यहाँ आए हैं। पुलिस वाले ओझा को देखकर थोड़ा नाराज थे, लेकिन उसके साथ महिमा के घर वाले भी थे, इसलिए पुलिस वाले ज्यादा कुछ कह नहीं सके। अब वो ओझा फिर से जमीन पर बैठ जाता है और पत्थर के आसपास की मिट्टी को एक पानी भरे कटोरे में लेते हैं। कुछ देर उस मिट्टी को देखते हैं। एक बार फिर वो अपनी आंखें चौड़ी करते हैं और सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, उधर चलो, वो शायद उधर ही मिलेगी। वे लोग जंगल को पार करते हुए झाड़ियां को काटते हुए एक कोयले की खादान तक पहुंच जाते हैं। ओझा कहता है, महिमा को यहीं आसपास ढूंढो, वो यही कहीं है। न चाहते हुए भी पुलिस वाले ओझा के कहने पर कोयले की खदानों की गहराइयों में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो महिमा बेहोश पड़ी थी। पुलिस वाले महिमा को तुरंत ऊपर ले आते हैं। महिमा को देखते ही नाना जी महिमा को गले से लगा लेते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। पुलिस वाले सभी लोगों के साथ गांव वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर काजल चुपके से अपने घर वापस आई थी और उसी समय गांव वालों ने उसे धर दबोचा था। गांव वाले उसे मार रहे थे। पुलिस वाले काजल को बचाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम थे, क्योंकि गांव वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। काफी मशक्कत के बाद जब पुलिस ने गोली चलाई, तब जाकर गांव वाले थोड़े शांत हुए। काजल अधमरी हो चुकी थी। उसे जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिमा अपने नाना के घर में बेहोशी की हालत में पड़ी थी। ओझा ने वहां से भीड़ को हटाने के लिए कहा। अब केवल महिमा, उसके ननिहान वाले और वह ओझा घर में थे। ओझा ने महिमा को जमीन पर लिटाया और उसके चारों तरफ अभिमंत्रित हल्दी से एक लकीर खींच दी। उसके बाद वह महिमा के माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। वह मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ रहा था। कम से कम 15 या 20 मिनट बाद ओझा ने अपनी आंखें खोली और कहा, वह प्रेत महिमा के शरीर से नहीं निकलना चाह रही है। महिमा के पिताजी ने पूछा, आप किस प्रेत की बात कर रहे हैं? ओझा ने कहा, राजन का प्रेत। राजन का नाम सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह गए। महिमा के पिताजी ने पूछा कि राजन कौन है?
तो नाना जी ने राजन के बारे में जानकारी दी कि वह सामने रहने वाली काजल का पति था और अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वह एक नक्सलवादी था और पुलिस के हाथों मारा गया था। ओझा आगे कहता है, उस औरत ने अपने आदमी की आत्मा के साथ रहने का निश्चय कर लिया है। शायद यही वजह है जो उसने तंत्र मंत्र करके अपने पति की आत्मा को बुलाया, लेकिन वो प्रेत अब इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुका है। हो ना हो यह लड़की जंगल में पड़े उस पत्थर के पास गई थी और वहीं इसके साथ कोई ना कोई हरकत हुई है। ओझा ये बातें बोल रहा था, तभी रेखा और पूनम आगे आई और उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह से वे लोग जंगल घूमने गई थी और महिमा पैर फिसलकर उस पत्थर पर गिर गई थी। इससे उसका खून पत्थर पर भी लग गया था। ओझा समझ चुका था कि राजन ने महिमा के शरीर को क्यों चुना, क्योंकि उस पत्थर पर भी तंत्र मंत्र किया गया था। राजन को उस स्थान पर बुलाया गया था। जब महिमा का खून उस पत्थर से जा लगा तो राजन की आत्मा को महिमा के शरीर की खुशबू भी आ गई और उसने महिमा के शरीर में वास कर लिया। लेकिन अब वह महिमा के शरीर को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे अभी नहीं मरना था, वो अभी और जीना चाहता था। अब ऐसे में उसे एक इंसानी शरीर मिल चुका था तो वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था। फिर ओझा ने दोबारा काला धागा महिमा के हाथ में बांध दिया और कहा कि कृपया करके इस बार आप ध्यान रखिएगा कि यह धागा इसके हाथ से न उतरे। 2 दिन बाद पूर्णिमा है, मैं उस दिन सब काम कर दूंगा। बस आप 2 दिन तक इसका ख्याल रखिए। काजल की हालत में थोड़ा सुधार हो चुका था। पुलिस वालों ने काजल से महिमा के बारे में पूछताछ की। पहले तो वो कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन बाद में महिमा के घर वालों के बुरा भला बोलने पर वह बताती है, हाँ, मैंने तंत्र मंत्र के जरिए अपने पति की आत्मा को बुलाया था और मैं उस आत्मा के जरिए उन सभी लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने मेरे पति को जान से मार दिया था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि राजन की आत्मा इस लड़की के शरीर में घुस जाएगी, और वो भी कमजोर लड़की के शरीर में। तभी एक महिला पुलिस सिपाही काजल को एक थप्पड़ लगती है और कहती है, तो अब तू महिमा के साथ क्या करने वाली थी? काजल बताती है, मैंने जंगल में रखे पत्थर पर तंत्र मंत्र किया था। मेरे पति की आत्मा वहां आ चुकी थी, लेकिन मुझे वहां रात को जाना था। मेरे रात वहां जाने से पहले ही महिमा वहां पहुंच चुकी थी। महिमा का सिर पत्थर पर लगने की वजह से राजन की आत्मा ने महिमा के शरीर पर ही कब्जा कर लिया। जब मैं वहां पहुंची तो राजन की आत्मा को बुला ही नहीं पाई। एक रात महिमा सड़क पर टहल रही थी, तब मेरी नजर महिमा पर पड़ी। उसका चलने का तरीका बिल्कुल राजन के जैसा था। मैं महिमा से बात करने के लिए बाहर आई। पहले तो वह मुझसे बिल्कुल सामान्य बात करती रही। तब तक मुझे नहीं पता था कि उसके शरीर में मेरे पति राजन की आत्मा है। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद वो अचानक से दूसरी आवाज निकालने लगी। वह किसी और की आवाज नहीं, बल्कि मेरे पति राजन की थी। उनकी आवाज सुनकर मैं काफी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वह महिमा के शरीर को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो चाहती थी कि उनकी आत्मा मेरे शरीर में रहे। मेरे पति राजन की आत्मा का महिमा से अलग होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं महिमा को जान से मारने वाली थी, ताकि मेरे पति की आत्मा महिमा के शरीर से बाहर आ जाए। ये सुनकर महिला पुलिस काजल को 2-3 तमाचे और जड़ती है। काजल रोने लगती है। उधर घर वालों के लिए 2 दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके भी वे लोग 2 दिन भी काट लेते हैं। तीसरे दिन शाम के समय ओझा अपने आप ही महिमा के घर आ जाता है। वह कहता है कि हमें महिमा को शमशान ले जाना होगा। यह सुनकर महिमा के पिताजी महिमा को शमशान ले जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देते हैं। वह गुस्से में ओझा से कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरी लड़की को शमशान क्यों लेकर जाओगे? वहां 10 प्रेत आत्माएं और घूम रही होगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वह ओझा कहता है, आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। यह मत भूलिए कि इसके अंदर भी एक प्रेत आत्मा का वास है जो इस वक्त शांत बैठा हुआ है, और आप अपनी लड़की को इस तरह से कब तक किसी प्रेत में बांध कर रख लेंगे? इसीलिए
आप मेरा साथ दीजिए। घर वालों के समझाने के बाद महिमा के पिताजी महिमा को शमशान ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। ओझा के साथ महिमा के पिताजी, नाना जी और बड़े मामा जाते हैं। रात जितनी चांदनी थी, गर्मी भी उतनी ही पड़ रही थी। शमशान में ओझा महिमा के मामा जी, नाना जी और उसके पिताजी को अभिमंत्रित काला धागा देते हैं और कहते हैं कि इसे पहन लो, इससे महिमा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब मैं जो करने वाला हूं, तुम में से कोई भी मुझे बीच में टोकना मत, चाहे महिमा कुछ भी हरकतें करती रहे। महिमा रोए तो उसे रोने देना, हंसे तो हंसने देना, ना उसके करीब जाना और ना ही अपनी जुबान से एक शब्द बोलना, वरना मेरी तंत्र क्रिया वहीं रुक जाएगी। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। वह ओझा शमशान में पड़ी राख पर कुछ मंत्र पढ़ता है और उस राख से महिमा के चारों ओर एक गोल घेरा बना देता है। महिमा चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। वह अपने पापा की तरफ देखकर रो रही थी और कह रही थी कि उसे अकेला मत छोड़ो, ये शमशान है। लेकिन उसके पापा ने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। हालांकि महिमा के पापा सबके कहने पर उस ओझा का साथ दे रहे थे, लेकिन उनके मन में बहुत बड़ा डर भी था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे केस देखे थे जिसमें ओझा अनाड़ी होता है या फिर फ्रॉड होता है। वह लोगों को इलाज करने की जगह उन्हें और पागल कर देता है। पर इस समय महिमा के पिताजी की कहां चलने वाली थी। ओझा भी महिमा को समझता है। परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ओझा महिमा को नीचे बैठ जाने के लिए कहता है और खुद भी महिमा के सामने बैठ जाता है, लेकिन गोल घेरे से बाहर। वह अपने सामने एक नर कंकाल रखता है और साथ में हड्डियां भी। उसके बाद में वह बहुत सारे मंत्र पढ़ता है। ओझा ने अपने आगे आग जला रखी थी, जैसे हम टीवी फिल्मों में देखते हैं कि वह मंत्र पढ़ रहा है। ओझा आग की लपटों को ऊपर उठा रहा था। कुछ देर बाद वह अभिमंत्रित हल्दी को महिमा के सिर के ऊपर फेंक देता है और उसके हाथ का काला धागा भी खोल देता है। इसके बाद का दृश्य बहुत ही खौफनाक था। महिमा ने अपनी आंखें लगभग पूरी तरह से पलट ली थीं। उसकी आंखों के केवल सफेदी दिखाई दे रही थी। यह देखकर महिमा के पिताजी चीखने ही वाले थे कि महिमा के मामा ने महिमा के पिताजी का मुंह बंद कर दिया और उन्हें इशारे से चुप रहने के लिए कहा। नाना जी ने महिमा के पिता और मामा को इशारे से पीछे मुड़ जाने के लिए कहा, ताकि वह इस खौफनाक दृश्य को देख ना पाए। वह ओझा बार बार महिमा पर अभिमंत्रित हल्दी डालता और महिमा बुरी तरह आवाज निकाल रही थी। थोड़ी देर में वह राजन की आवाज में बोली, मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। तू जानता नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूं। मैं अपनी टोली का सरदार था, सरदार। ये मत भूल, मैंने कई लोगों की हत्याएं की हैं। मैं तेरा भी खून कर दूंगा। एक बार तू मुझे यहां से निकलने का मौका दे, फिर बताता हूं मैं। ओझा महिमा की कोई बात नहीं सुन रहा था। वह तो केवल अपनी तंत्र विद्या किए जा रहा था। महिमा के पिताजी के कान में जब बार बार महिमा के शब्द पहुंचते तो वह तकलीफ से कराह उठते थे। नाना जी महिमा के पिता का हाथ कसकर पकड़े उन्हें सांत्वना दे रहे थे। ओझा के पास एक पवित्र जल था। उसने वह पवित्र जल महिमा के सिर पर डालना शुरू कर, जिसकी वजह से महिमा रोने लगी और कहने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि महिमा के पिताजी ने पलटकर देख ही लिया, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका है, आंखें बिल्कुल अंदर जा चुकी हैं। ऐसी हालत देखकर उन्होंने महिमा से अपनी नजर फेर ली और अपने दिल को मजबूत करके खड़े रहे। इसके बाद ओझा पूरी ताकत के साथ तेज तेज मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। पूरे शमशान में उसकी आवाज गूंज रही थी। शायद वहां कोई और आत्मा होगी तो वो भी भाग जाए। महिमा भी लगातार चिल्ला रही थी, लेकिन ओझा पर किसी का भी कोई असर नहीं हो रहा था। ओझा अपनी तंत्र क्रिया किए जा रहा था। लगभग आधे घंटे तक वह ओझा इसी तरह मंत्रों का उच्चारण करता रहा और महिमा चीखती रही जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। अंत में ओझा ने शमशान की राख लेकर महिमा के सिर पर डाली और बस महिमा बेहोश हो गई। धीरे धीरे माहौल बिल्कुल शांत हो गया। महिमा ने रोना चीखना बंद कर दिया था। मंत्र भी बंद हो चुके थे। ओझा महिमा के नाना जी से बोला, अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है।
लेकिन यह शरीर से काफी कमजोर हो चुकी है। खाएगी पिएगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसे सुनसान जगह पर इस तरह से लड़कियों को भेजना सही नहीं है। लड़कियां शरीर की कमजोर होती हैं और उनकी आत्माएं भी हल्की होती हैं। ऐसे में कोई भी प्रेत आत्मा उन पर बहुत आसानी से कब्जा कर लेती है। अब मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह ओंझा वहां से चला जाता है। महिमा के नाना जी उसे वापस घर ले आते हैं। उसे सही सलामत देखकर उसकी मां उससे गला लगाकर बहुत रोती है। काजल को जेल भेज दिया जाता है। महिमा की फैमिली महिमा के नाना के घर अब केवल 2 दिन ही रुकते हैं और तत्काल टिकट से वापस उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। महिमा की मम्मी कभी भी अपने उन रिश्तेदारों के घर नहीं गई और ना ही किसी ऐसे गांव गई जहां इस तरह की बातें प्रचलित थीं। तो दोस्तों, जैसा शुरू में मैंने कहा था कि लड़कियों को ज्यादा सजावट या श्रृंगार करके घर से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। अब भले ही कुछ लोगों को ये बात सही ना लगे और कुछ लड़कियां मेरी बात से एग्री भी ना करती हो, तो वो अपनी जगह पर सही भी है, लेकिन मैंने केवल आपको एक घटना बताई है कि कैसे इस लड़की के साथ ये खौफनाक घटना घटित हुई थी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कितना स्वीकार कर पाते हैं या स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी सुनकर आपको काफी मजा आया होगा और आपको कुछ जानने को भी मिला होगा। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं। अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। और ये लिखने वालों का नाम मैं अगली स्टोरी में जरूर लूंगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। संगीता गुप्ता सूरत, विजय मानिकपुरी छत्तीसगढ़, राजीव शर्मा दिल्ली, प्रसन्नजीत बिस्वाल सूरत, कंचन लखनऊ, पंकज कुमार कोमल, कुसुम मिश्रा छत्तीसगढ़, प्रीति सिन्हा गुरदियाल बसरा पंजाब, सोहेल तनवीर बेंगलोर, वीरेंद्र कुमार हनुमानगढ़, अभिषेक कुमार पटेल छत्तीसगढ़, सुनील पटेल उत्तर प्रदेश, सिमरन ढालीवाल स्पेन, सनी दिल्ली। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।